Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to Elite Classes. आज हमने करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। हम कर रहे थे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार होते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो 12 और 13 में हमने पढ़ लिया है कि 12 में क्या आता है, जो हमारे राज्य है, राज्य की परिभाषा ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। 13 में क्या आता है कि कौन से कानून है जो मौलिक अधिकार से अगर असंगत हैं तो वो कानून माने नहीं जाएंगे। ठीक है, 14 से 18 तक आता है आपका समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। तो 14 में क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी के पार्ट्स है। 15 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो 5 ग्राउंड्स में। कौन से वो 5 ग्राउंड्स थे बताना, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और 15 और 16 में क्या डिफरेंस था, 16 में भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या सरकारी जॉब्स के लेके एम्प्लॉयमेंट को लेकर आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो 7 ग्राउंड्स में। 15 में 5 ग्राउंड्स थे, कौन कौन से वो ग्राउंड्स थे, और 16 में 2 अलग ग्राउंड्स और ऐड हो गए थे हमारे रेजिडेंट और डिसेंट के, है ना। 17 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अनटचेबिलिटी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है और छुआछूत कोई नहीं कर सकता है, और सिर्फ यही अनुच्छेद हमारा ऐसा है जो कंप्लीटली एब्सोल्यूट है। इसकी कोई भी ऐसी और कोई कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन में छुआछूत हो सकता है। जैसे 15 और 16 की है ना कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कि अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने के लिए अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे रहे हो तो आप वो दे सकते हो 15 और 16 में, है ना। तो वो उसकी कंडीशंस है, लिमिटेशंस है कहीं ना कहीं। लेकिन 17 हमारा ऐसा अनुच्छेद है जो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, 18 कौन सा था कि कोई भी हम अपने आगे उपाधि नहीं लगा सकते। मेरे पापा, पिताजी, दादाजी कोई राजा होंगे तो मैं अपने आप को रानी नहीं बोलूंगी अभी, या राजकुमारी नहीं बोलूंगी। तो कोई भी उपाधि, पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि वो उपाधियां जो मैंने अपनी स्किल्स से गेन की हैं, जैसे मैं पढ़ लिख कर अगर आगे पीएचडी कर रही हूँ, डॉक्टरी कर रही हूँ, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकती हूँ। एकेडमिक अपनी टाइटल्स मैं उपाधि लगा सकती हूँ। ठीक है, और मिलिट्री उपाधि भी लग सकती है आगे। तो आज हम इसी का अगला भाग करेंगे जो है अनुच्छेद 19 से 22, जो हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता से संबंधित इसमें हमें 6 अधिकार का संरक्षण दिया है। 6 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम कंप्लीटली अपनी स्वतंत्रता मान सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा अधिकार है कि मैं अपने वर्ड्स, जैसे कि मुझे अगर कुछ भी कहना है, मेरा जो भी थॉट है मैं रख सकती हूँ। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है, मुझे नहीं पसंद आ रही, तो मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं उसके बारे में अपने शब्द रख सकती हूँ कि मुझे पसंद क्यों नहीं आ रही है। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, एडिटोरियल्स आते हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव्स आते हैं, उन्होंने लंबे लंबे आर्टिकल्स डिस्कस किए होते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्होंने सरकार के कुछ कुछ जो डिसीजंस होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छा है, कई लोग कहते हैं बुरा, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाणी एवं अभिव्यक्ति, वाणी का अधिकार कि आप अपना थॉट आगे रख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें हमें 6 अधिकार मिले अनुच्छेद 19 में। दूसरा है हमारा शांतिपूर्ण ढंग से हम एकत्र हो सकते हैं। कहीं पे पार्टी हो रही है, कहीं पे सोशल गैदरिंग हो रही है, कहीं होली का फंक्शन हो रहा है, या अगर आप कहीं प्रोटेस्ट भी कर रहे हो तो शांतिपूर्ण आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। बस एक कंडीशन है कि उससे सरकार को या देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इकट्ठे तो हो रहे हो लेकिन आप जो है गन्स लेके इकट्ठे हो रहे हो, AK-47 लेके इकट्ठे हो रहे हो, है ना। तो वो चीज नहीं, एक शांतिपूर्ण ढंग से आप एकत्र या असेंबल हो सकते हो। ठीक है, तीसरा कौन सा है, संगठन बनाना। किसी भी तरह का संघ बना सकते हो। टीचर्स, अगर आप हर प्रोफेशन में देखोगे, कोई टीचर्स का प्रोफेशन है, ठीक है, तो टीचर्स यूनियन बनती है। अपने अपने प्रोफेशंस की अलग अलग आप संघ बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि जैसा एक संघ है हमारा खालिस्तानी,
है ना। तो इस तरह के संघ जो देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, देश की सोवरेनिटी को जिससे खतरा है, उस तरह का संघ आप नहीं बना सकते, ठीक है, ये अधिकार है। तो लिमिटेशंस भी इसके साथ साथ में ही बता रही हूँ कि आप ये नहीं कर सकते कि देश के अगेंस्ट जाके आप अपना संघ बना रहे हो। चौथा क्या है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये भारत है, तो इसके अंदर अंदर आपको हिमाचल से साउथ में जाना है, आपको ईस्ट से वेस्ट में जाना है, आप जा सकते हो, स्वतंत्र हो आप किसी भी जगह मूवमेंट, पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए, कहीं आप जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो आप जा सकते हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि भारत में कई जगहें ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको परमिट लेके जाना होता है। नॉर्थ ईस्ट में असम, नागालैंड साइड कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो, परमिट लेके जाना होता है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो वो इसके साथ की लिमिटेशन भी है। अदरवाइज आप कहीं भी, पूरे भारत के अंदर की बात कर रही हूँ मैं अभी हम आगे वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे कि जहाँ पे भारत से बाहर भी अगर आपको जाना हो, वो भी अधिकार है आपको। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप भारत से बाहर कहीं भी जा सकते हो, ये अधिकार की बात कौन से अनुच्छेद में की है, तो वो 19 नहीं है, 19 में बात की है भारत के अंदर आपको मूवमेंट करने का या घूमने के लिए पूरा अधिकार है, ठीक है। जो आगे आएगा वो आगे बात करेंगे। अगला कौन सा है, रेजिडेंस या निवास स्थान। भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए आपको कहीं जाना है, आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, मैं अगर नॉर्थ से हूँ तो मेरी अगर कहीं साउथ में, कर्नाटका में, बेंगलुरु एक हब है, आईटी हब है, वहां पे काफी लोग जो है दूसरे स्टेट्स के जाके काम करते हैं और इन फ्यूचर सोचते हैं कि वहीं पे हम रह ले, तो वो रह सकते हैं, उनको रेजिडेंस का राइट है, अधिकार है, ठीक है। छठा जो हमें यहाँ पे अधिकार मिला था, ये वही अधिकार था जो हमारा छठा मौलिक अधिकार था। कौन सा था वो, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा था, संपत्ति का अधिग्रहण। इसे हमने कहां से हटाया था, मौलिक अधिकार से हटाया था। तो 7 में से 6 मौलिक अधिकार रह गए थे, और यहाँ पे भी ये दिया था 19 के भाग 6 में भी आपको सेम अधिकार मिला था। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, अपने पास रहने दे सकते हो, अगर आपको बेचनी आप बेच सकते हो, ठीक है। अब उसको यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा के उसको क्या कर दिया है, उसको बना दिया है हमने कानूनी अधिकार या लीगल राइट। कौन से आर्टिकल बना दिया है लीगल राइट, बन गया है अनुच्छेद 300A में। अब ये हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है। और आखिरी आपको जो इसका भाग है अनुच्छेद 19 का, वो मिला है राइट टू प्रोफेशन। आपको किसी भी तरह का प्रोफेशन अपने लिए चूज करना है, किसी भी तरह की जॉब, आपको सरकारी जॉब करनी है, आप सरकारी नौकरी कीजिए, आपको अपना व्यापार करना है, आप व्यापारी बनना है, आप व्यापार कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते कि आप लोगों की तस्करी कर रहे हो, है ना, वो इसकी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा व्यापार आप इलीगल काम नहीं कर सकते हो कि आप ऑर्गन्स बेच रहे हो, तो ये भी व्यापार ही है ना, कि अगर आप लोगों के ऑर्गन्स निकाल के कहीं से कहाँ कुछ कर रहे हो, और ये इलीगल है और ये हम नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं है हमें। सिंपल पेशा, जिससे देश को किसी तरह का खतरा नहीं है, जिससे कोई मानहानि नहीं हो रही है, जिससे आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें जिसमें दी हैं अनुच्छेद 19, ठीक है। अगला करते हैं, 19 के बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद 20। किस चीज का प्रोटेक्शन देता है ये, हमें संरक्षण देता है, किस चीज का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। अगर आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, मान लो ये एक आदमी है, इसने एक मर्डर कर दिया, अब इसको क्या है, पुलिस ले जाएगी उठा के जेल। अब रास्ते में जो ये ले जाएगी, इसके अरेस्ट करने से पहले भी इसके पास कई अधिकार मिलते हैं। जिसने अगर कोई क्राइम भी कर लिया है, उसे भी कोई दोष भी कर लिया है, दोषी को भी अपने कुछ अधिकार मिलते हैं। तो बीच रास्ते तक के जो अधिकार मिलते हैं वो हम इसके अगले वाले में करेंगे। लेकिन जब इसको
मजिस्ट्रेट पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है तो इसके पास 3 अधिकार मिलते हैं। कौन से अधिकार होते हैं वो? पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या कोई पूर्व कार्योत्तर कानून नहीं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं से समझाती हूँ। इसने किया क्राइम 2013 में, इसने जो भी दोष किया था उसके लिए 2013 में 1 साल की सजा थी, ठीक है। अब इसका ट्रायल चल रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये सच में इसने वो दोष किया था या नहीं किया था। 2013 की बात है, आज क्या हो गया है 2024। अब 2024 में क्या हो गया कि सेम जो दोष इसने 2013 में किया था वो दोष की सजा हमने बदल दी। आज के टाइम पे हमने उसको 7 साल की सजा बना दिया है। अभी चेंज भी हुआ था ना, ये हिट एंड रन का केस न्यूज में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसकी सजा बढ़ा दी गई है। 1 साल की सजा थी, अभी उसकी 7 साल सजा कर दी है। तो जिसने वो क्राइम 2013 में किया था और उसका ट्रायल खत्म होकर अगर 24 में हमें पता चल रहा है, कंफर्म हो रहा है कि इसने 13 में हिट एंड रन किया था, तो हम क्या मानेंगे, इसको सजा मिलेगी जो इसने 13 में किया था। ऐसा नहीं है कि अब क्योंकि उस टाइम पे 2013 के हिसाब से जो उस दोष की सजा थी इसको वही सजा मिलेगी। ये मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, कि ऐसा नहीं है कि कुछ साल पहले जिस टाइम पे वो अगर दोष जो भी कमिट किया गया है उस टाइम पे जो सजा थी उसको वही सजा मिलेगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, कोई दोहरा खतरा नहीं होगा, नो डबल जियोपार्डी। ये वर्ड एज ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ आता है पेपर में, नो डबल जियोपार्डी। इसका क्या मतलब है कि एक सजा का, एक दोष की सजा आपको बार बार नहीं मिलेगी। अगर इसने 1 साल काट लिया है, अब इसके बाद उन्हें लग रहा है कि ये तो इसके लिए बहुत नॉर्मल सी सजा हो गई, इसको ज्यादा मिलनी चाहिए थी, तो अब इसको वापस से उसी दोष करने की सजा वापस से नहीं मिलेगी। एक बार जो सजा अगर इसने किसी चीज की काट ली है और उसके बाद इसको उसी दोष के लिए सजा वापस नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है नो डबल जियोपार्डी, या कोई दोहरा खतरा नहीं होगा, ठीक है। डबल का मतलब दो बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई आत्म दोषारोपण नहीं होगा। ये भी अधिकार इसके पास है। जो ये व्यक्ति था जिसने ये दोष किया था कि पुलिस थाने ले गए, इसको मार रहे हैं खूब और बोल रहे हैं कि अब एक्सेप्ट कर कि तूने ये दोष किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मार खाने के चक्कर ना खाए, अगर वो मार, वो बोलेगा कि चलो ठीक है हाँ मैंने ये दोष, लेकिन उसको हम ये नहीं मानेंगे कि यही इसका प्रूफ हो गया। उसके दोष को ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसको यही बात पुलिस से बचने के लिए उसमें पुलिस के सामने आप कुछ भी बोल दो, अगर आपने मर्डर भी किया है तो पुलिस के सामने आप ये भी कह रहे हो ना कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो उसको आपका प्रूफ नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये बात आपको मैजिस्ट्रेट के सामने बोलनी पड़ेगी, तो ही एक एविडेंस, तब भी सिर्फ ये एक एविडेंस ही काउंट होगा। तब भी ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि पूरा का पूरा केस सॉल्व हो गया कि इसने तो अपनी बात मान ली। वो जो है इसके दोषी ठहराने की पूरी जिम्मेदारी इसकी होती है, पुलिस की होती है। उनको और एविडेंस लाके सब कुछ प्रूफ करके देना पड़ता है। अगर वो व्यक्ति खुद भी सारा कुछ मान ले तो वो सिर्फ एक एविडेंस माना जाता है, तो भी उसको पूरा दोषी करार नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये बात हुई है आर्टिकल 20 में। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 21 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में, इस अनुच्छेद के बारे में आपको जानकारी ऐसे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अनुच्छेद हमें कौन सा अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दो चीजें ना इसमें, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी कि मुझे खुली छूट है, मुझे क्या करना है। जैसे कि हमने कल बात की थी, मौलिक अधिकार किस लिए जरूरी होते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जो भी नागरिक हैं, नागरिकों की पूरी डेवलपमेंट के लिए, और देश का भी तभी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये बात करता है राइट टू लाइफ की, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है दुनिया भर के जितने भी आप राइट्स सोच लो अपने लिए, कि मुझे जो है घर में बिजली तो होनी चाहिए, है ना। एक आदमी को अगर आराम से रहना है, अपना काम करना है, तो बिजली होनी चाहिए।
या मेरे को सोने का अधिकार भी तो होना ही चाहिए। कोई मुझे ये बोले कि नहीं आप सो ही नहीं सकते, तो ये भी राइट टू लाइफ में आएगा। इसकी आप लिस्ट देखोगे ना, इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो एक बार नजर मार लेना खुद ओपन करके, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे जितने भी राइट टू लाइफ जीने के लिए आपको जितने भी बेसिक राइट्स आपको लगता है कि होने चाहिए, है ना, कि मुझे सोना है, मुझे पानी पीने का अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 21 में लिखी हुई है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि क्या है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। जीने के अधिकार में जितने भी अधिकार आएंगे वो सारे कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी, कि मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरा अपना स्पेस होना चाहिए और मेरा ये अधिकार है। कोई मेरी प्राइवेसी को अगर उसमें छेड़खानी कर रहा है कि मेरी प्राइवेसी मुझे नहीं मिल रही है, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। अब जो है फिर इन्होंने बात की कि ठीक है, जब हम जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं तो एक आदमी को डिग्निटी के साथ अपने डिसीजंस खुद सब लेने के लिए आदमी एजुकेटेड तो होना चाहिए। आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, उसके क्या डिसीजंस है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 21A में, ठीक है, 21A में इन्होंने राइट टू एजुकेशन या पढ़ाई का अधिकार ऐड कर लिया फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में, ठीक है। 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और 21A में क्या है? राइट टू एजुकेशन, कि एजुकेशन भी होना ही चाहिए, तो ही आदमी अपने डिसीजंस ले पाएगा, तो ही आदमी अपने ढंग से जी पाएगा, ठीक है। तो 21A में क्या लिखा है कि क्या गारंटी देता है आपको 21A कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री, निशुल्क मतलब फ्री और कंपलसरी, कि 14 साल तक का बच्चा तो स्कूल जाता ही होना चाहिए, ठीक है। ये बात की है इन्होंने अनुच्छेद 21A में। और क्या बात की है? कौन सी अमेंडमेंट थी? अमेंडमेंट नंबर जरूर याद रखना, 86th अमेंडमेंट, और कौन से साल में हुई थी? 2002 में ये संशोधन किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अपने आर्टिकल 22 में या अनुच्छेद 22 में। जो हमने बात की थी कि किसी ने अगर कोई दोष किया है, ठीक है, ये आदमी था, इसने हिट एंड रन का केस किया था, जो हमने अनुच्छेद 20 में पढ़ा था, ठीक है। अनुच्छेद 20 में हमने क्या पढ़ा था कि जब इसको जेल ले जाते हैं तो इसके पास 3 अधिकार होते हैं, कि एक तो एक ही दोष की सजा इसको 2 बार नहीं मिलेगी, अपने ही ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब खुद ही अपना दोषारोपण नहीं कर सकता कि हाँ मैंने वो दोष किया है, किसी पुलिस को वो जो है प्रूव करना पड़ेगा। तो लेकिन उससे पहले जब इसको अरेस्ट करने कस्टडी में लेते हैं जब पुलिस वाले, तो इसको तब भी कुछ राइट्स मिलते हैं। मान लो मैंने अभी हिट एंड रन कर लिया और किसी ने जाके मेरी कंप्लेंट कर ली, ठीक है, तो पुलिस आके सीधे मुझे उठा के नहीं ले जा सकती। इस टाइम पे जब पुलिस मेरे सामने आ रही है तो मेरे पास, जो मैं दोषी हूँ, तो मेरे पास कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार कौन से हैं? वो दिए हैं हमारे पास आर्टिकल 22 में, अनुच्छेद 22 में, गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा के लिए, कि मुझे ये हक है, मैं अगर मुझे वो ले जा रहे हैं तो मैं ये तो बोल सकती हूँ ना कि मैं एक बार अपने घर पे तो बता दूं, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कस्टडी में ले जा रहे हैं, मुझे पुलिस ले जा रही है ना। और ये दोनों को मिलता है, नागरिकों को भी मिलता है, और जो अगर मान लो कोई बाहर कंट्री का टूरिस्ट आया है, नॉन सिटीजन है, गैर नागरिक है, उसे भी ये जानने का हक है, कि एक तो उसे बताने का हक है कि वो घर में बता दे, दूसरा उसे ये जानने का हक है कि उसे किस लिए ले जाया जा रहा है, कि अगर उससे मान लो उससे कोई क्राइम कमिट हो गया, उसको पता ही नहीं है, मान लो मेरा चालान हो गया और उन्हें है कि हमने इसको अंदर ले जाना है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझसे चालान हो गया, मैं उनसे पूछूंगी, मुझे ये अधिकार है जानने का कि मुझे क्यों कस्टडी में लिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा अधिकार, कि मुझे अगर ठीक है उनको वारंट शो करना पड़ेगा, पहली बात बताना पड़ेगा, दूसरी बात मेरे को घर में बताना है तो वो घर में बताने देंगे मुझे, वो मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप नहीं बताओगे। तीसरी बात, अगर वो मुझे ले जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा
कि उन्हें मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ले गए मुझे और उन्होंने 24 घंटे तक तो जितने मर्जी दिन तक मुझे जेल में डाल के रख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये अधिकार मुझे है। और क्या अधिकार है मुझे इसी में जो दिया है, ये अधिकार है कि मुझे अगर मुझे कोई भी वकील नहीं मिल रहा है या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं वकील हायर कर सकती हूँ, तो मेरे को सरकार की तरफ से, चाहे मैंने जितना भी बड़ा दोष किया हो, तो मुझे एक सरकारी वकील भी मिलना चाहिए, या मेरा अधिकार है कि मुझे एक सरकारी वकील मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई है अनुच्छेद 22 में। फिर आते हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आते हैं आर्टिकल 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव तस्करी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबरन श्रम, फोर्स लेबर, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो कि कोई मेरा काम कर दे और मैं उसको पैसे भी ना दूं, जबरदस्ती मैं उसको, मतलब बंधुआ मजदूर तो सुना होगा, आप समझ रहे होंगे, है ना। ऐसी ही कोई भी समान प्रथाएं जिनमें फोर्स लेबर हो रही है, बंधुआ मजदूर मैं किसी को बना रही हूँ, जैसे कैसे किसी को ट्रीट कर रही हूँ और उसके बाद उसको पैसे भी नहीं दे रही हूँ, तो ये चीज, मेरा ये अधिकार है कि कोई मेरे से जबरदस्ती ऐसे काम नहीं करवा सकता। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि आपको 24 के 24 घंटे हमारे सामने खड़े रहना है काम के लिए, तो ये मेरा अधिकार है। ठीक है, फोर्स लेबर नहीं होगी, और ऐसी कोई भी जो मानव के डिग्निटी से हार्म कर रही है, तो ऐसा कोई भी काम होता है तो वो मेरा मौलिक अधिकार है और उसके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ। किसमें दिया है, आर्टिकल 23 में दिया है। ठीक है, सिंपल सा है ये। नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या ये बात करता है, बच्चे की बात करता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं 14 साल के बच्चे और 14 साल से कम के बच्चे, पहले अगर आप पुराने टाइम में देखो तो बहुत आपने दुकानों में देखे होंगे, ढाबों में देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें ये मौलिक अधिकार मिला है कि चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 साल से छोटे के बच्चे जो है फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, खानों में काम नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसे हैजार्डस का मतलब क्या होता है, जो भी खतरनाक काम है जहां से उनको जो है कुछ हार्म पहुंच सकता है। एक तो आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटीज में छोटे में, बैंगल इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ चूड़ियां बनती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत, एक तो आग के पास बैठ के वो बैंगल्स बनती है, चूड़ियां बनती है ना, और उससे क्या होता है, आंखों को नुकसान पहुंचता है, रोशनी चली जाती है, वो डस्ट आंखों में चली जाती है जो चूड़ियों की होती है। तो ये सारे बहुत खतरनाक हैजार्डस काम है और ऐसे कामों में बच्चों को नहीं लगाना है। ऐसी ही और कोई फैक्ट्री हो जहाँ पे नुकसान हो सकता है बच्चे का, है ना, या माइंस हो, तो ऐसी जगहों पे हम जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते। ये मौलिक अधिकार दिया है 24 में। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी की थी कुछ कि चलो ठीक है, इन्होंने कहा कि कई बार इतनी कंडीशन ऐसी हो गई थी भारत की थोड़ी सी फाइनेंशियली कि थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस कर लिए। कई घरों के बच्चे ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कई घरों की अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कई बच्चे, जैसे आपने शो देखे होंगे ना, वो भी तो काम ही है एक तरह का कि एंटरटेनमेंट शोज में, टीवी सीरियल्स में कोई छोटे छोटे बच्चे एड्स कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, या लिटिल चैम्प, डांस इंडिया डांस, ऐसे ऐसे शोज में जा रहे हैं और उससे भी उनको अर्निंग मिलती है। वो भी काम है एक तरह का, लेकिन वो काम कैसा है, एंटरटेनमेंट का काम है। या कोई अगर बच्चा अपने फैमिली के बिजनेस में हेल्प कर रहा है कि मेरा व्यापार है, और अगर बच्चा छोटा सा है, हमारे ही फैमिली का है, थोड़ी बहुत वो हेल्प अगर मैं थोड़ी बहुत काम करवा रही हूँ उससे, तो वो कर सकता है अगर वो उसका खुद के घर का काम है। तो ये क्या अमेंडमेंट करी, इसने संशोधन किया और इसमें ये चेंज लाया 2016 में। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ठीक है आपको एक्टिंग तो करनी है, कर लो, आपकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, आप काम कर लो, एंटरटेनमेंट बिजनेस में कर लो या अपने घर के व्यवसाय में कर लो, लेकिन ये सब काम जो है स्कूल के आवर्स के बाद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल के टाइम के बाद आप ये सब काम करोगे। आपका राइट टू एजुकेशन जो दिया था हमें किसने, आर्टिकल 21A में,
वो नहीं मिस होना चाहिए इस चक्कर में कि आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपका पढ़ने का अधिकार जो है वो खत्म नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे अनुच्छेद 25 से 28, ये क्या बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता। हमने क्या पढ़ा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो हमें किस चीज की मिलती है यहाँ पे लिबर्टी, स्वतंत्रता, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ या वर्शिप, जैसे कि अभिव्यक्ति, विचारों की, विश्वास की या पूजा करने की स्वतंत्रता। कोई हमारे पे जबरदस्ती नहीं है कि आप हिंदू धर्म ही मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर आपको मुस्लिम धर्म मानना है आपको मुस्लिम ही मानो, या कोई आपको क्रिश्चियन धर्म मानना है आप क्रिश्चियन ही मानो। कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं है, आपको धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसको थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो, टेबफा करके, TEBFAW, टेबफा। तो आपको याद रह जाएगा, कई बार ऑप्शन में अगर इधर ऊपर नीचे कुछ वर्ड दिया हो तो इससे मैच कर लेना कि नहीं ये वर्ड तो नहीं है। ठीक है, इतना ही आता है, कुछ ज्यादा इससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 25 हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 25 हमें कहता है नागरिकों दोनों को है और गैर नागरिकों के सहित सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि मेरा मन क्या है, अगर मेरा मन नहीं है किसी भी धर्म मानने को तो मैं नहीं मानूंगी। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, धर्म का अभ्यास, अगर मेरा मन है किसी धर्म को मानने का या मानने या ना मानने का, प्रचार करने का, अगर मेरे को वो धर्म फैलाना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास वाले भी वही धर्म को माने, और अगर उस चीज के लिए मैं बात करती हूँ लोगों से, उनको वो करती हूँ कि बहुत अच्छा है आप भी इस चीज को फॉलो करो, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्राइम करती हूँ, ये मुझे मिला है अधिकार मेरा। ठीक है, कि स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो अधिकार इन सब चीजों से उस अधिकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है। ठीक है, अब मुझे मान लो पूजा करनी है, मेरा पूजा का टाइम हो गया और मैं 7 बजे रोड पे ही अपनी जो है अपना सब कुछ सिस्टम लगा के मैं वहीं पे बैठ जाऊं, पब्लिक ऑर्डर जो है इससे खराब नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह कीर्तन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं, पार्क्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठ जाओ, यहाँ पे खुली जगह है, वहां पे अगर मान लो पार्किंग एरिया है गवर्नमेंट का और वहां पे आप कीर्तन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो उससे क्या है, किसी की स्वास्थ्य पे नहीं होना चाहिए कोई नुकसान, किसी की पब्लिक ऑर्डर पे या सार्वजनिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई भी काम जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है ये चीज करते हुए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपना धर्म आपको जैसे मानना है, आपको फैलाना है, आपको उसके लिए मंदिर बनाना है कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाली होगी, मेरे को एक मंदिर बनाना है कि सारे लोग यहाँ पे आए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, यही बात की इन्होंने अनुच्छेद 25 में। तो अनुच्छेद 25 जो है एक और चीज कहता है कि हिंदुओं के लिए अगर उन्हें कोई कानून बनाना है या कुछ रूल्स निकालने हैं, रेगुलेशंस निकालने, तो वो निकाल सकते हैं। और हिंदू में उन्होंने किस किस को हिंदू माना है ये भी आता है कई बार क्वेश्चन, अगर ज्यादा ही डीप आ गया तो देखो हिंदू में किस किस को हिंदू माना जाएगा, 4 लोगों को। हिंदू जो होगा, सिख जो होगा उसी को भी हिंदू मानते हैं, जैन जो होगा उसको भी हिंदू ही मानते हैं, और बुद्धिस्ट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, तो बुद्धिस्ट को भी हिंदू मानते हैं। तो हिंदू में कितने आते हैं, 4 सब पार्ट्स आते हैं धर्मों के, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म वाले लोग चारों ही हिंदू माने जाते हैं। पारसी धर्म वाले क्रिश्चियंस और ज्यूज अलग माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि हिंदू की डेफिनेशन जो अनुच्छेद 25 में दी है उसमें कौन कौन आते हैं, हिंदू आ गया, सिख आ गया, जैन आ गया या क्रिश्चियन आ गया। तो क्रिश्चियन तो नहीं है ना इसमें, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, 4 ही धर्म आते हैं इसमें। ठीक है, और क्या बात की इन्होंने कि हिंदू धर्म के लिए अगर उनको कोई भी कानून बनाना है तो वो बना सकते हैं। जैसे कि सिख धर्म वाले लोग अगर किरपान रखते हैं अपने साथ, ऐसे तो हमने पढ़ा था ना कि हम वेपन लेके इकट्ठे नहीं हो सकते,
ये कहाँ पढ़ा था हमने, आर्टिकल अनुच्छेद 19 में, कि वेपन्स के साथ हम जो है एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो है अपने साथ किरपान रखते हैं, तो ये चीज मानी गई है और इस चीज को हम गलत या इलीगल नहीं मानते। ठीक है, ये बात हुई थी आर्टिकल 25 की। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 में क्या दिया है। धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामले, संस्थानों और संपत्ति का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। यही कि मुझे अगर अपना धर्म फैलाने के लिए मुझे संपत्ति लेनी है, ऐसा होता है कई लोग अपनी संपत्ति दान दे देते हैं, कई लोग अगर जहां मंदिर बनाना है तो कुछ लोग दान दे रहे हैं, कुछ लोग खरीदते भी हैं कि ये वाली प्लॉट खाली है, इसको खरीद लेते हैं, फिर यहाँ पे बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, है ना। कुछ सोसाइटीज होती है ना वैसे ही। तो ये वाला जो आपको अगर हम बोलेंगे ये राइट किसने दिया आपको, यहाँ पे आप उठा के ये जगह खाली है तो यहाँ पे मंदिर बना दो, तो ये राइट हमें अनुच्छेद 26 ने दिया है। ठीक है, फिर क्या है, इट स्टेट्स दैट, इन्हें कहा गया है कि धार्मिक संप्रदायों का इसका अधिकार है, रिलीजियस डिनोमिनेशन, वही जो मंदिर है आप जो है उन पे आपका अधिकार है जाने का। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना, आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो। अब जो है आपने मंदिर बना दिया, मान लो मेरे पास बहुत जमीन है, मैंने उस जमीन में, मैं बहुत धार्मिक किस्म की व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत बड़ा सा मंदिर बना दिया। मैं चाहती हूँ वहां पे सुबह 4 बजे आरती हो, भगवान को भोग लगे, वहां पे कीर्तन चलता रहे और रात के 8 बजे तक कीर्तन लगता रहे, 8 बजे आरती हो, फिर हम भगवान को सुनाएं। तो फिर ऐसे ऐसे करके हम जो है प्रक्रिया अपनी फॉलो करें, तो वो मेरी कंप्लीट मर्जी है कि मैं वहां पे कैसे चाहती हूँ अपने धर्म के उद्देश्य को मैं कैसे चलाना चाहती हूँ। ठीक है, कि रिलीजियस पर्पज से अगर मैं वहां चाहती हूँ कि वहां बच्चों को शिक्षा मिले, क्लासेस लगे कुछ कुछ, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, और मैं अपने मैटर्स, अपने मामले में कैसे संभालूं, ये भी मेरी मर्जी है। ठीक है, ओन एंड एक्वायर, चल और अचल, मूवेबल या अनमूवेबल प्रॉपर्टी भी धर्म के लिए मंदिर जैसे अनमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मैं ले सकती हूँ। ठीक है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करें। ठीक है, जो कानून बने हैं, जैसे कि हिंदू मंदिर में हिंदू पंडित की अपॉइंटमेंट होगी, ऐसे ऐसे कुछ कानून जो भी आपको वो फॉलो करने हैं, बाकी ये अधिकार आपको मिले होंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले आर्टिकल में। अनुच्छेद 27 किसकी बात करता है कि फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्या मतलब कि आपको कोई, अगर आप धर्म फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए आपको टैक्स देना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, मंदिर बनाना है तो हम मंदिर बना रहे हैं, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा क्यों, हमने ये मंदिर बना दिया, मैंने मंदिर बना दिया, अब जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे आने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज ऐसी नहीं होगी, आपको टैक्स से फ्रीडम है, आप टैक्स नहीं दोगे, ये आपका अधिकार है कि आप बिना टैक्स के मंदिर जा सकते हो, मंदिर जाने के लिए आपको टैक्स नहीं देना है। पर इसमें क्या एक्सेप्शन है कि मंदिर वाले जो है जूते रखने के लिए या प्रसाद के लिए टोकन ले लिया, या मंदिर में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट निकाल लिया, तो ऐसे ऐसी चीजें मंदिर कर सकता है क्योंकि वो मंदिर का पैसा आके मंदिर में ही लग रहा है। ठीक है, उसके लिए कोई टैक्स नहीं, ये बात है। फिर क्या बात है इसमें अगली, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए कोई कर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, होगी बात सिंपल। फिर आता है हमारे पास अनुच्छेद 28 जो बात करता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कि सरकारी स्कूल हैं, आप हम में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े भी हैं, कुछ लोग आप जो देख रहे हो पढ़ भी रहे होंगे जो सरकारी स्कूलों में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पे कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई बात की जा रही है, कोई वहां पे जो है धार्मिक शिक्षा की बात नहीं होती है। इसका एक्सेप्शन कहाँ था 26-27 में, कि अगर उस धार्मिक शिक्षा के लिए आपको अपना स्कूल मदरसा निकाल सकते हो, मदरसा निकाल सकते हो, मस्जिद में होता है ना मदरसे, या मंदिरों में भी
कुछ रूम्स में अगर आप क्लासेस ले रहे हो, जैसे गीता क्लास होती है, भगवत गीता क्लास होती है इस्कॉन टेम्पल में, ठीक है। तो भगवत गीता क्लास का ही बच्चे होते हैं कि बहुत सारे मेरे जानकार भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो भगवत गीता क्लास लेने जाना है हमें, है ना। तो वो सब चीजें हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो किस किस में हो सकती है ये चीजें, कौन से चीज स्कूलों में ये अलाउड है, कौन से में नहीं अलाउड है? तो जो स्टेट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, जिन स्कूलों को राज्य ओन कर रहा है, उन इंस्टीट्यूट्स में नहीं अलाउड है, वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरे और कौन से, कोई मान लो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैंने अपना प्राइवेट स्कूल निकाला, लेकिन मैं कुछ फंडिंग गवर्नमेंट से भी ले रही हूँ, मिक्स है मतलब, ठीक है। स्टेट फंडेड है, जिनको राज्य कुछ पैसे दे दिए साथ साथ में, या राज्य ने वो माने कि हाँ हम इस स्कूल को एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानते हैं, वो स्कूल कुछ कुछ चीजें ऐसे करवा सकते हैं कि चलो हमने जो है बच्चों को पाठ करवाना है। आर्य समाज एक स्कूल होता है ना, हमारे वहाँ पे तो है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये इस बारे में पता है कि नहीं पता है। तो आर्य समाज करके स्कूल होता है, वहाँ पे हवन होते हैं, हर फ्राइडे थर्सडे हवन होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शनल है, वहाँ पे भी ये ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी वहां पर भी नहीं है, वहां पर भी ऑप्शनल है। अगर उन्हें करवानी है वो करवा सकते हैं, और नहीं करवानी है तो नहीं भी करवा सकते, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, आर्टिकल 19 से 22, 23 और 24 और 25 से 28, आज हमने ये मौलिक अधिकार कवर किए हैं इस लेक्चर में। इसके जो अगले अधिकार होंगे वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी वो दिमाग में रखिए। जैसे आर्टिकल 21 से कौन से संशोधन से ऐड हुआ था, कौन से साल में ऐड हुआ था, ठीक है, और आर्टिकल 21 में क्या आता है, आर्टिकल 19 में क्या आता है, वो सारी चीजें जो है आप याद रखो, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या आता है, आर्टिकल 17 में क्या आता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ के आनी है। तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।